वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 115 रक्षा और भक्षक। अब तक बेला ने उसे देखते ही पूछा, रॉकवेव जा रहे हो क्या? अब आगे। जवाब में कार्तिक ने अपना वॉच पहनते हुए कहा, हम थोड़ी देर के लिए, एक जरूरी काम है, जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं तब तक समय के साथ रह लूंगी। वैसे वर्तिका को यहाँ कब लाने वाले तुम? मुझे मिलना है उससे, बेला ने पूछा। वो अब तक वर्तिका से नहीं मिली थी और ना ही उसे पता था। वर्तिका यहाँ आ चुकी है। कार्तिक ने बेला की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, पहले नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर ले, समय वेट कर रहा होगा। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने काउच से उठते हुए कहा, नीचे तो हम चल ही रहे हैं कार्तिक, मगर तुम वर्तिका का टॉपिक अवॉइड क्यों कर रहे हो? जहां तक मुझे लगता है तुम्हें पूजा वाली रात ही वर्तिका के बारे में पता चल चुका था, मगर तुमने मुझे उसके बारे में नहीं बताया। कल शाम जब मुझे वर्तिका के बारे में पता चला तब मुझे लगा तुम मेरे बर्थडे के दिन वर्तिका को यहाँ लाओगे। तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज शायद वही है, मगर अब तक वर्तिका का कोई अता पता नहीं है। यहाँ तो सिर्फ समय है। कार्तिक, मुझे सच सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? कार्तिक ने जवाब देने से पहले पॉट से एक व्हाइट लिली निकाला और फिर उसने बेला की तरफ कदम बढ़ा दिया। बेला सवालिया नजरों से कार्तिक को ही देख रही थी। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। पूजा वाली रात जब आदित्य के सबॉर्डिनेट्स ने वर्तिका की पहचान की थी और जब वो लोग वर्तिका को आर्मी बेस ले जाने वाले थे, उसी रात कार्तिक को वर्तिका और उससे जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। हालांकि जिस एरिया से विवान ने वर्तिका को रेस्क्यू किया था वहां कोई सीसीटीवी नहीं थी, मगर रॉकवेव जिन सैटेलाइट्स को कंट्रोल करती थी उनकी एडवांस्ड नजरों से पृथ्वी का कोई कोना नहीं बचता था। उन सैटेलाइट्स की मदद से ही कार्तिक को वर्तिका मिली थी। कार्तिक ने बेला की कलाई पकड़ते हुए कहा, वाइफी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा हूँ, बस कुछ बातें ऐसी जो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता हूँ। और रही बात वर्तिका की, तो शी इज टोटली फाइन। नीचे चलो, अब तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारा वेट कर रहा है। दोबारा सरप्राइज शब्द सुनकर बेला संदिग्ध नजरों से कार्तिक को देखने लगी। उसे अब तक अंदाजा होने लगने लगा था कार्तिक वर्तिका को यहाँ ला चुका है, मगर वो इस बात को लेकर श्योर नहीं थी। कार्तिक आगे बगैर कुछ कहे बेला को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। बेला ने भी उससे आगे कुछ नहीं कहा। कार्तिक और बेला डिनिंग एरिया में आए। वहां दादी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दादी माँ ने बेला को देखते ही कहा, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेला। बेला ने जवाब में बस 2 शब्द कहा, थैंक यू। कार्तिक ने हेड चेयर पर बैठते हुए सर्वेंट से पूछा, वो तीनों कहाँ है? सर्वेंट ने जवाब में कहा, कमरे में। चेयरमैन थोड़ी देर पहले समय सर गार्डन में रिबन से मिलने गए थे और फिर वो वापस आने के बाद अपने कमरे में चले गए। कार्तिक ने बिना भाव के कहा, जाओ उन्हें बुलाकर ले आओ। कार्तिक की बात मानकर सर्वेंट तुरंत वहां से चला गया। सर्वेंट के मुंह से कार्तिक का बुलावा सुनने के बाद समय, जो अपना स्मार्टफोन एक्सप्लोर कर रहा था, कमरे से बाहर आया। कुछ कदम चलने के बाद ही समय की नजर सामने से आ रहे एक लंबी चौड़ी कद काठी वाले लड़के पर गई, जो कि बेहद ही हैंडसम था। लड़के के साथ एक बेहद ही प्यारी लड़की भी चल रही थी, जो लड़के की तुलना में काफी छोटी और मासूम दिखाई पड़ रही थी। लड़के ने लड़की के कंधे पर एक हाथ रखा हुआ था और वो दोनों आपस में बातें करते हुए सीढ़ी की तरफ जा रहे थे, जहां समय भी आ रहा था। सर्वेंट ने तुरंत सर झुकाकर उन दोनों लड़की को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आदित्य सर। गुड मॉर्निंग वर्तिका मैम, चेयरमैन आप दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हैं। सर्वेंट की बात सुनकर आदित्य और वर्तिका ने एक साथ उसकी तरफ देखा और इसी क्रम में उन दोनों की नजर समय पर गई, जो कि चुपचाप उन दोनों को देख रहा था। समय पर नजर जाते ही आदित्य और वर्तिका उसे गौर से देखने लगे, जिसकी वजह से समय थोड़ा असहज महसूस करने लगा। हालांकि समय पहले भी आदित्य से मिल चुका था साम्राज्य में, उसे समझ भी आ रहा था सामने खड़ा लड़का उसका बड़ा भाई है, मगर आदित्य का उसे यूं देखना थोड़ा अजीब लग रहा था। आदित्य ने समय की व्यथा समझते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, समय कैसे हो तुम? मिले हुए काफी वक्त हो गया। आदित्य के चेयरफुल बिहेवियर ने समय को थोड़ा कंफर्टेबल होने में मदद की। समय ने धीमे स्वर में कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ।
आदित्य ने कहा। फिर उसने वर्तिका से कहा, बेबी गर्ल, मैंने तुम्हें कहा था ना, हमारा एक छोटा भाई भी है। यही है वो समय कपूर। अब हमारी फैमिली में तुमसे भी कोई छोटा आ गया है। खुद को ज्यादा नीचा मत देखना। मैं और रे ब्रो अब तुम्हें टॉर्चर करेंगे और तुम समय को टॉर्चर करना। आदित्य की बात सुनकर वर्तिका को हंसी आ गई। उसका ये भाई बिल्कुल नहीं बदला था। हालांकि आदित्य की बातों से ज्यादा तो वर्तिका को समय का रिएक्शन देखकर हंसी आई थी। समय टॉर्चर शब्द सुनते ही 2 कदम पीछे हट गया था। उसका छोटा सा सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसकी फैमिली इतनी डरावनी और एबनॉर्मल क्यों थी? एक उसका बाप था जो दिन दहाड़े लोगों की जीभ खींच लेता था, और दूसरा उसका भाई था जो उसकी बहन को उसे टॉर्चर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। वर्तिका ने धीरे से कहा, आदि भाई, आप समय को डरा रहे हो। उसने आपकी बातों का गलत मतलब समझ लिया है। जरा देखो बेचारा कितना डर गया है और आपको कैसे देख रहा है, जैसे आप कोई राक्षस हो। वर्तिका की बात सुनकर आदित्य ने समय की तरफ देखा, जो सच में सहमी हुई नजरों से उसे घूर रहा था। आदित्य ने आह भरते हुए अपना कंधा गिरा दिया। वो तो माहौल लाइट करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका छोटा भाई वो कुछ ज्यादा ही मासूम था। उसके सामने उसे सोच समझ कर ही बोलना चाहिए था। आदित्य ने समय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? हम सच में तुम्हें टॉर्चर थोड़ी ना करेंगे। भाई हो तुम हमारे, हम अपने ही भाई को टॉर्चर कैसे कर सकते हैं? अच्छा चलो, अब डैड बुला रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। आदित्य की बात सुनकर समय को थोड़ी राहत मिली, वरना उसे तो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से लगने लगा था इस दुनिया में परिवार वाले भी एक दूसरे को सरेआम मारते काटते हैं। आदित्य उन दोनों को लेकर डिंजिंग एरिया में आया। उसने अपना एक हाथ वर्तिका के कंधे पर रखा हुआ था और उसका दूसरा हाथ समय के कंधे पर था। वो तीनों एक साथ बेहद ही प्यार दिख रहे थे। बेला को देखते ही वर्तिका भागते हुए उसके पास आ गई। एक तो बेला और कार्तिक आज भी वैसे ही दिखते थे जैसे वर्तिका ने आखिरी बार उन्हें देखा था। ऊपर से वर्तिका पूरी तरह डिटरमाइंड थी अपनी फैमिली को लेकर। कार्तिक और बेला का चेहरा उसके जहन से कभी नहीं मिटा था। वो तो उसकी यादाश्त चली गई थी, वरना वो कब का अपने पेरेंट्स को ढूंढ चुकी होती। बेला सर्वेंट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। वर्तिका ने बच्चे को तरह उससे लिपटते हुए कहा, मॉमी आई मिस्ड यू सो मच। बेला पहले पल में कंफ्यूज हो गई, मगर वर्तिका का चेहरा देखते ही उसकी हार्टबीट बढ़ गई। वो पल उसकी जिंदगी का सबसे भयानक पल था, जब उसने वर्तिका को समुद्र की गहराई में डूबते हुए देखा था। बेला ने वर्तिका का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके फॉरहेड पर किस किया। उसके सुंदर चेहरे में कोई खास बदलाव नहीं आए थे, मगर उसकी मुस्कान उसकी खुशी बयां करते हुए उसकी कान छू रही थी। बेला ने प्यार से कहा, आई मिसेस योर टू बेबी। कार्तिक ने कुछ पल तक उन दोनों को देखा, फिर उसने इशारे से बेला को ब्रेकफास्ट के लिए आने को कहा। बेला ने वर्तिका को कहा, बेबी पहले चलो चलकर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। कार्तिक को ऑफिस जाना है, उसके जाने के बाद हम ढेर सारी बातें करेंगे। बेला की बात सुनकर वर्तिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया, फिर वो जाकर समय के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। कार्तिक की तुलना में बेला से मिलने पर वो ज्यादा इमोशनल नहीं हुई थी। शायद ऐसा कल के माहौल को वजह से था। दादी माँ शांति से सब कुछ देख रही थी। उन्हें अपनी पोती के लिए खुशी भी महसूस हो रही थी और उस पर गर्व भी हो रहा था। उनकी पोती सब कुछ मैनेज कर लेती थी, चाहे उसके बच्चे हो, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनी हो या फिर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पोजीशन। बेला भी आकर वर्तिका और समय के बीच वाली चेयर पर बैठ गई। पूरे ब्रेकफास्ट के दौरान वहां शांति थी। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद कार्तिक ने अपना ओवरकोट उठाया। बेला, आदित्य, समय, वर्तिका और दादी माँ अब लिविंग एरिया में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। कार्तिक को तो उन लोगों ने पूरी तरह इग्नोर ही कर दिया था। कार्तिक ने बेला के फॉरहेड पर किस करके कहा, हो सकता है तुम्हें भी थोड़ी देर के लिए ऑफिस आना पड़े वाइफी। बेला ने मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, ओके, जब आना होगा मुझे कॉल कर देना, मैं आज जाऊंगी। कार्तिक एक नजर आदित्य, समय और वर्तिका को देखने के बाद वहां से चला गया। साम्राज्य सम्राट ऐसा हर बार नहीं हो सकता है। हम हमेशा हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। भले ही इस बार मैडम रिचर्ड ने हमारी मदद कर दी, मगर हर बार वो ऐसा नहीं करेगी। हमें खुद को मजबूत बनाना ही होगा।
हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखे हुए नहीं बैठ सकते हैं। हन, आपको कोई रास्ता निकालना ही होगा सम्राट, हम हर पल डर के साए में नहीं जी सकते हैं। ऐसे जीने से तो बेहतर हम मर ही जाते। ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। एक वक्त था जब हम लोग पूरी दुनिया पर राज करते थे। हर कोई हमारे सामने सिर झुकाता था। हमें देवताओं का सबसे करीबी माना जाता था, मगर अब कोई भी ऐरा गहरा इंसान आकार हम पर हमला कर देता, हमारे बच्चों को डरा देता है। शाही महल में आज सभा बुलाई गई थी। वहां का माहौल बेहद ही गंभीर और तनावपूर्ण था। हालांकि साम्राज्य तो पहले की तरह हो चुका था, मगर हमले ने वहां के लोगों को बेहद ही डरा दिया था। उनकी घबराहट और चिंता छुपाए नहीं छिप रही थी। परितोष शांति से थ्रोन पर बैठा हुआ था। हमले का गहरा असर उसके दिमाग पर भी हुआ था। ऊपर से उसने अपने बेटे और बीवी को भी खो दिया था, जिसने उसे जिंदा लाश में तब्दील कर दिया था। सबकी राय सुनने के इस वरिष्ठ ज्ञानेश्वर ने अपना गला साफ करते हुए कहा, हम आप सबकी बात समझ रहे हैं, मगर रॉकवेव की ताकत आप सब देख ही चुके हो। उनके खिलाफ जाना हमारे अंत के आमंत्रण दे सकता है। वैसे भी अब मैडम रिचर्ड ने उस रेफरेंस कार्ड को भी रिजेक्ट कर दिया है, जिसके जरिए हमें इस बार मदद मिली थी। आप, दूसरे वरिष्ठ ने ज्ञानेश्वर की बात काटते हुए कहा, ज्ञानेश्वर भाई, आप हमेशा से सीधा बोलने वाले इंसान रहे हो। जो भी कहना है साफ साफ कहिए। पहेलियों में बात करना आपको शोभा नहीं देता है। ज्ञानेश्वर ने जवाब में आह भरते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम सब यही चाहते हो तो यही सही। हमें लगता है हम सबको रॉकवेव के सामने सबमिट कर देना चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा वरिष्ठ गुस्से में तिलमिलाकर बोला, ज्ञानेश्वर भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग खराब हो गया है। आप हमें उन दरिंदों के सामने सबमिट करने के लिए बोल रहे हो? सच में आपने आखिर ऐसा सोचा भी कैसे? दूसरा वरिष्ठ ही नहीं, खुद परितोष और वहां मौजूद हर इंसान ज्ञानेश्वर की बात सुनकर आक्रोश में आ गया था। हालांकि ज्ञानेश्वर अब भी बेहद ही शांत नजर आ रहा था, मानो उसने साम्राज्य का भविष्य देख लिया हो। ज्ञानेश्वर ने आराम से कहा, हमारी आखिरी उम्मीद एक्वेरिले थी, हमारी रक्षक, मगर अब हमारी रक्षक हमारे भक्षक की बीवी बन चुकी है। हमारा भविष्य किसी और के हाथों में जा चुका है। आप लोगों को ऐसे में क्या लगता है, रॉकवेव के सामने सबमिट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है? अगर सम्राट की बेटी यहाँ होती तो एक सेकंड के लिए हम उम्मीद भी बांध सकते थे, मगर उस हैवान सार्थक ने उसे भी अगवा कर लिया। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। ऐसे में क्या आप लोगों के पास कोई दूसरा और इससे अच्छा विकल्प है? बताए अगर है तो। ज्ञानेश्वर के सवालों ने सभी का मुंह बंद कर दिया। आखिर ज्ञानेश्वर उन्हें उन कड़वी बातों से रूबरू करा रहा था, जो उनकी सच्चाई थी। अतीत में वो लोग भले ही कुछ भी रहे हो, मगर फिलहाल वो लोग बहुत कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा कमजोर। क्या सभी ज्ञानेश्वर की बात से जारी होंगे? क्या होगा सम्राट का आखिरी फैसला? क्या घुटने टेक देगी साम्राज्य रॉकवेव के सामने? टू बी कंटिन्यूड। 116 बेला को जेहर। अब तक दूसरा वरिष्ठ ही नहीं, खुद परितोष और वहां मौजूद हर इंसान ज्ञानेश्वर की बात सुनकर आक्रोश में आ गया था। हालांकि ज्ञानेश्वर अब भी बेहद ही शांत नजर आ रहा था, मानो उसने साम्राज्य का भविष्य देख लिया हो। अब आगे ज्ञानेश्वर ने आराम से कहा, हमारी आखिरी उम्मीद एक्वेरिले थी, हमारी रक्षक, मगर अब हमारी रक्षक हमारे भक्षक की बीवी बन चुकी है। हमारा भविष्य किसी और के हाथों में जा चुका है। आप लोगों को ऐसे में क्या लगता है, रॉकवेव के सामने सबमिट करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है? अगर सम्राट की बेटी यहाँ होती तो एक सेकंड के लिए हम उम्मीद भी बांध सकते थे, मगर उस हैवान सार्थक ने उसे भी अगवा कर लिया। पता नहीं वो जिंदा है भी या नहीं। ऐसे में क्या आप लोगों के पास कोई दूसरा और इससे अच्छा विकल्प है? बताए अगर है तो। ज्ञानेश्वर के सवालों ने सभी का मुंह बंद कर दिया। आखिर ज्ञानेश्वर उन्हें उन कड़वी बातों से रूबरू करा रहा था, जो उनकी सच्चाई थी। अतीत में वो लोग भले ही कुछ भी रहे हो, मगर फिलहाल वो लोग बहुत कमजोर थे, बहुत ही ज्यादा कमजोर। तीसरे वरिष्ठ ने ज्ञानेश्वर से सहमति जताते हुए कहा, कड़वी सही, मगर यही हमारी सच्चाई है, जिसे हमें अपना लेना चाहिए। वैसे भी रॉकवेव के सामने सबमिट करने के बाद पर्ल आइलैंड ने कितनी तरक्की की है, उन लोगों के पास कितनी सारी आधुनिक तकनीकें हैं, मगर हम सब आज भी 60 साल पिछड़ी जिंदगी जी रहे हैं। अगर हमने रॉकवेव के सामने सबमिट कर दिया तो हमारी भी तरक्की होगी।
खुद की रक्षा करने लायक बन जाएंगे हम। वरना अगर कल रॉकवेव की तरह किसी और ने हम पर हमला किया तो हम खुद को कैसे बचाएंगे। हर बीतते वक्त के साथ चर्चा उफान मारता जा रहा था और लोगों का दृष्टिकोण भी बदलता जा रहा था। हालांकि अब भी ऐसे कई स्वाभिमानी लोग थे जो रॉकवेव के सामने झुकना नहीं चाहते थे, मगर ऐसे लोगों की संख्या हर बीतते पल के साथ घटती जा रही थी। अंत में सबकी निगाहें परितोष पर जा ठहरी, जो कि शुरू से लेकर अब तक बिल्कुल शांत रहा था। ज्ञानेश्वर ने पूछा, सम्राट, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या हमें सबमिट कर देना चाहिए या फिर नहीं? परितोष ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, 2 दिन बाद हम रॉकवेव के सामने सबमिट कर देंगे। ज्ञानेश्वर, कल आप रॉकवेव को हमारा संदेश भिजवा दीजिएगा। परितोष का आदेश सुनकर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। कल परसों ही पूरे साम्राज्य में अफवाह फैली थी कि चेयरमैन ने युवराज और रानी की हत्या करवाई है और आज परितोष उसी चेयरमैन के सामने सबमिट करने को राजी हो गया था। परितोष ने लोगों की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपना आदेश सुनाने के बाद परितोष वहां से उठकर चला गया। उसके हैंडसम चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे। वैसे तो परितोष सबमिट नहीं करना चाहता था, मगर पिछले दिन हुए हमले ने उसे भी हिलाकर रख दिया था। अपने गुरूर और व्यक्तिगत दुश्मनी के चक्कर में परितोष आगे साम्राज्य को खतरे में नहीं डालना चाहता था। उसे अब समझ आ चुका था, रॉकवेव का चेयरमैन दिमाग से पूरा हिला हुआ इंसान है। उसे ऑफेंडेड करना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। रॉकवेव सिटी प्रेसिडेंट ने इस बार हदें पार कर दी है, तो क्या हुआ अगर वो चेयरमैन की बीवी है? चेयरमैन के अगेंस्ट कॉल टोकन यूज करना पूरे रॉकवेव को ऑफेंड करने जैसा है। हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट इन दिनों कुछ ज्यादा ही डेयरिंग हो गई है। हमें उन्हें एक अच्छा लेसन सीखना चाहिए। वरना अगर आज वो चेयरमैन के अगेंस्ट जाने से नहीं हिचकिचाई तो कल क्या पता वो हमारे ऊपर भी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करे। तुम लोग इस बात को कुछ ज्यादा ही हवा नहीं दे रहे हो। पहले चेयरमैन और प्रेसिडेंट को आ तो जाने दो। कॉल टोकन यूज करने की असल वजह पता तो चले, फिर इस मुद्दे पर डिस्कशन करना। बगैर कुछ जाने असम्पशंस क्यों लगा रहे हो? कुशल बिल्कुल सही कह रहा है। पूरी बात जाने बगैर तुम दोनों इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें प्रेसिडेंट से इतनी ही दिक्कत है तो उनके मुंह पर ये सब कहना पीछे में बकवास क्यों कर रहे हो? एक लंबी मीटिंग रूम का माहौल भी साम्राज्य के शाही महल जैसा ही था। हालांकि दोनों जगह चर्चा का विषय अलग अलग था। साम्राज्य में लोग रॉकवेव को लेकर चर्चा कर रहे थे और रॉकवेव में लोग साम्राज्य और उस कॉल टोकन को लेकर चर्चा कर रहे थे जिसे यूज करके बेला ने साम्राज्य को बचाया था। तेज और तीखी चर्चा के बीच ली हुआ चुपचाप एक तरफ मास्क लगाकर बैठी थी। बिन भी ली हुआ के बगल में मास्क लगाए बैठा हुआ था। कार्तिक की आइडेंटिटी भले ही वर्तिका की वजह से बाहर आ गई थी, मगर कार्तिक के अलावा और किसी की आइडेंटिटी बाहर नहीं आई थी और बेला के रॉकवेव रिजॉइन करने के बारे में तो हाई चेयर पहले से ही जानती थी। आखिर उन लोगों के इंसिस्ट करने पर ही बेला ने रॉकवेव रिजॉइन किया था। बाहर से आती पदचाप की आवाज सुनकर मीटिंग रूम में बिल्कुल शांति पसर गई। तन्मय ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला तो बेला अंदर आई। रॉकवेव सिटी में इन दिनों स्नोफॉल का सीजन चल रहा था, इसीलिए बेला ने ब्राउन गर्म लॉन्ग डिफल कोट और स्कार्फ पहन रखा था, जिसने वो बेहद ही सुंदर दिख रही थी। बेला को देखते ही मीटिंग रूम में मौजूद सभी लोग उसे ग्रीट करने के लिए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ली हुआ को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मीटिंग में मौजूद हर एक इंसान गुरूर से भरा हुआ था। चेयरमैन के अलावा वो लोग किसी को भी ऐसे ग्रीट नहीं करते थे। ली हुआ के डैड ने उसे केहुनी मारी तो ना चाहते हुए भी उसे उठाना पड़ा। हैप्पी बर्थडे प्रेसिडेंट, वी प्रे दैट यू लिव फॉर मोर देन 100 years। सबने एक साथ बेला को विश किया। बेला ने अपना ओवरकोट उतारते हुए कहा, आप सबको भी मेरा बर्थडे याद है? बिल्कुल, हम आपका बर्थडे कैसे भूल सकते हैं प्रेसिडेंट, भीड़ में से किसी इंसान ने कहा, जिसे देखकर ली हुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान और आवक थी। क्या ये वही इंसान नहीं था जो थोड़ी देर पहले बेला को सबक सिखाने की बात कर रहा था? बेला को देखते ही अब वह उसकी चापलूसी क्यों करने लगा था? ली हुआ ने ध्यान से मीटिंग रूम में मौजूद हर एक इंसान को देखा। यह पहली बार था जब ली हुआ ने बेला की मौजूदगी में कोई मीटिंग अटेंड किया था। पहले तो ली हुआ को लगा था सब कार्तिक की वजह से बेला की चापलूसी कर रहे हैं, मगर सभी चीजों पर गौर करने के बाद ली हुआ को रियलाइज हुआ ये चापलूसी काफी नेचुरल थी।
शायद वो लोग लंबे समय से बेला के साथ ऐसे ही बिहेव करते थे। ऐसा सिर्फ कार्तिक की वजह से नहीं था। बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी मैं खुद अपना बर्थडे भूल जाती हूँ, मगर आपको मेरा बर्थडे याद है? कहीं आप मुझे स्टॉक तो नहीं करते हो मिस्टर टी? बेला का सवाल सुनते ही मिस्टर टी का चेहरा पीला पड़ गया। स्टॉकिंग? वो बेला स्टॉक करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। बेला अब तक चेयर पर बैठ चुकी थी। दूसरे हाई चेयर मेंबर ने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अगर कहीं उड़ते उड़ते यह बात चेयरमैन के कानों में चली गई और ना, तो मिस्टर टी की खैर नहीं। बेला ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका फोन वाइब्रेट हो रहा था और उसी अननोन नंबर से उसे कॉल आ रहा था, जिससे आज सुबह उसे एक धमकी भरा बर्थडे सॉन्ग रिसीव हुआ था। बेला ने कॉल रिसीव किया, जो कि ऑलरेडी ब्लूटूथ से कनेक्ट था। हालांकि इस बार फोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। बेला ने भी कुछ नहीं था। तकरीबन 5 मिनट तक कॉल कनेक्टेड रही। इस बीच ना बेला कुछ कहा और ना ही फोन की दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने। अंत में एक गहरी सांस की आवाज के साथ ही दूसरी तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। बेला ने कुछ पल तक उस नंबर को घूरा, फिर उसने अपने बगल में बैठे बिन को देखा, जो कि फिलहाल हाई चेयर के चीफ की पोजीशन पर था। बेला ने धीमे स्वर में कहा, चीफ जी, एक नंबर सेंड किया है, तुम्हें पता करवाना किसका नंबर है वो और कहां से ऑपरेट हो रहा है। बिन ने अपने फोन में आया बेला का मैसेज चेक किया, फिर उसने जवाब में अपना सर हल्का हिला दिया। ली हुआ बिन के बाद ही बैठी हुई थी। बेला और बिन की बातें सुनकर उसने एक नजर बिन को कुछ पल गौर से देखा। उसे नहीं पता था हाई चेयर चीफ दुबई का किंग है, मगर वो जानने के लिए उत्सुक जरूर थी हाई चेयर चीफ कौन है। उसने बिन को अप्रोच भी किया था। रॉकवेव में पैर जमाने के लिए वहां के हाई प्रोफाइल लोगों के कनेक्शन होना अच्छा आइडिया था, मगर बिन कभी ली हुआ के एफर्ट्स पर ध्यान ही नहीं देता था। हालांकि आज वही घमंडी हाई चेयर चीफ बेला के एक बार कहने भर से किसी फोन नंबर की इन्वेस्टिगेट करने के लिए राजी हो गया था, जिसे देखकर स्वाभाविक रूप से ली हुआ को बुरा लग रहा था। पहले बेला ने उससे उसका क्रश छीन लिया और अब वो उन लोगों को भी छीनती जा रही थी जिनसे वो दोस्ती करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी मीटिंग रूम में आया। उसके साथ रॉकी भी था। कार्तिक को देखते ही सब लोग खड़े एचेल गए, सिवाय बेला के, जो ना जाने किस सोच में डूबी हुई थी। कार्तिक ने एक नजर बेला को देखा, फिर वह जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। बाकी लोग भी कार्तिक के बाद अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। रॉकी ने प्रोजेक्टर स्क्रीन ऑन करते हुए कहा, चेयरमैन और प्रेसिडेंट के एफर्ट्स कामयाब रहे। हमें खबर मिली है कि साम्राज्य सबमिट करने को राजी हो चुका है। कल वो लोग अपने लोगों को यहाँ भेजने वाले हैं सबमिशन प्रोसीजर के लिए। रॉकी की बात सुनते ही मीटिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। सबको अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। पहले उन लोगों को लगा था चेयरमैन साम्राज्य को डिमोलिश करना चाहते हैं, मगर रॉकी की बातों ने स्पष्ट कर दिया था उनका चेयरमैन असल में क्या करना चाहता था और उस प्रेसिडेंट्स कॉल का असल मकसद क्या था। मीटिंग खत्म होते ही बेला वापस पैलेस आ गई। उसने समय वर्तिका और आदित्य से कह रखा था वो सब साथ में लंच करेंगे और उसके बाद अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे। कार्तिक को वहां कुछ काम था, इसीलिए वो थोड़ी देर से आने वाले था। बेला फ्रेश होकर डाइनिंग एरिया में आई, जहां पहले से ही आदित्य, वर्तिका, दादी माँ और समय बैठे हुए थे। बेला ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। जवाब में वर्तिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप खाओ। आज मैंने अपने हाथों से आपके लिए डोसा बनाया है। तुम्हें खाना बनना भी आता है बेबी गर्ल? बेला हैरानी थी वर्तिका की बात सुनकर। समय ने बेला का हैरान चेहरा देखा और धीरे से कहा, खाना बनना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें भी आता है। 2 साल पहले ही सीखा हमने खाना बनाना। समय की बात सुनकर बेला और आदित्य ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। शर्म से उन दोनों के कान हल्के लाल होने लगे थे। वो दोनों मिट्टी खोदकर कहीं छिप जाना चाहते थे। उनकी फैमिली के 2 सबसे छोटे मेंबर्स को भी खाना बनना आता था, मगर उन दोनों को खाना का कभी नहीं आता था। बेला ने मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना भी टेस्ट करना है, समय भुलाना मत। हूँ, समय ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। बेला ने डोसा का एक बाइट लिया, जो कि बहुत ही ज्यादा लजीज था। आदित्य ने भी जल्दी से अपनी बहन के हाथ का खाना चखा। पूरी बाइट खत्म करने के बाद बेला और आदित्य ने कॉम्प्लीमेंट देने के लिए अपना मुंह खोला ही था, तभी अचानक उन दोनों को अपना गला जलता हुआ महसूस होने लगा।
वर्तिका और समय रिएक्शन के इंतजार में उन दोनों की तरफ ही देख रहे थे, मगर अच्छे कॉम्प्लीमेंट के बजाय उन्हें बेला और आदित्य नीला पड़ता चेहरा दिखा, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए। वर्तिका एकदम से चिल्लाई, मम्मी, आदि भाई, क्या हो रहा है आप दोनों को? आपका चेहरा ऐसा नीला क्यों होता जा रहा है? भाग्य बस दादी माँ ने अबे खाना शुरू नहीं किया था। वर्तिका की चीख सुनकर उन्होंने बेला और आदित्य की तरफ देखा, जो अब तक ऑलमोस्ट बेहोश हो चुके थे। वर्तिका और समय उन दोनों के पास ही थे। दादी माँ ने गंभीर स्वर में कहा, जहर, ये तो जहर का असर है। किसी ने इन दोनों को जहर दिया है, वो भी बहुत घातक जहर। दादी माँ की बात सुनते ही वर्तिका और समय का चेहरा पीला पड़ गया। किसने जहर दिया है बेला और आदित्य को? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।